स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, व्हाई, हाउ, ये कैसे होता है, क्यों होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक, तो अगर आपने एसिड बेस और जो सॉल्ट चैप्टर पढ़ लिया है तो इसको हम क्वेश्चन के जरिए हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जैसे आपका है, Why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessel? जो आपके कर्ड हैं और सोर सब्सटेंसेस हैं, इनको हम ब्रास और कॉपर वेसल्स यानी कि ब्रास और कॉपर से बने जो हमारे यूटेंसिल्स हैं उनमें हम स्टोर क्यों नहीं कर सकते? तो देखो, हम अच्छी तरह से जानते हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद इतना हमें समझ में आ चुका है कि जितनी भी हमारी सोर चीजें होती है उनमें क्या होता है, एसिड प्रेजेंट होता है और एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्ट करता है। तो जो हमारे ब्रास है, कॉपर है, तो ये क्या करेंगे, जो हमारे सोर सब्सटेंसेस होंगे उनमें जो एसिड प्रेजेंट होगा उससे क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाते हैं, मेटल रिएक्ट करेंगे। तो जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो हमारे क्या करेगा, जो फूड उसमें रखा होगा उसको वो क्या कर देगा, पॉइजनस बना देगा और वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए हमें कोई भी सोर सब्सटेंस या कर्ड वगैरह कॉपर और ब्रास के जो बने हुए वेसल्स हैं या यूटेंसिल्स है उसमें स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डाइल्यूटिंग एन एसिड, व्हाई इज इट रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी added to water and not water to the acid? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम एसिड और वाटर को मिक्सअप करते हैं तो ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें वाटर में एसिड को ड्रॉप वाइज मिक्स करना है, ना कि हम एसिड में वाटर को मिक्स करें। अब ऐसा क्यों है, देखो, तो अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं वाटर, इसमें हमने क्या ले लिया, वाटर, और ये है मान लिया हमारा एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड। अब हमें डाइल्यूट एसिड बनाना है तो हम क्या करेंगे, एसिड में थोड़ा सा वाटर मिक्स कर देंगे। अब अगर हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, वाटर में हम क्या कर रहे हैं, एसिड मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं कि जो हमारे टेस्ट ट्यूब है उसके जो वॉल है वहां से हम साइड से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को ड्रिप करते हैं इसमें। ठीक है, इससे क्या होगा, अब जो ये रिएक्शन होती है एसिड और वाटर की, ये बहुत ही ज्यादा कैसी होती है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग, यानी कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब एक्सोथर्मिक है यानी कि इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये हीट जब प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पर हमारा क्या है, वाटर एक्सेस अमाउंट में है, तो ये हीट को वाटर क्या करता रहेगा, कूल करता रहेगा और इस तरह से जो एसिड और वाटर की रिएक्शन है वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगी। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हमारा एसिड लार्ज अमाउंट में है, वाटर क्या, अब ये इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि ये जो हीट होगी, हीट क्या करती है, वाटर को किस में कन्वर्ट कर देती है, स्टीम में, और ये स्टीम एक्सप्लोसिवली बाहर आएगी और उसके साथ ये एसिड भी आ सकता है जो हमारे फेस पे, हमारे क्लॉथ पे आ सकता है और हमें हार्म कर सकता है। ठीक है, तो हमें कभी भी एसिड में वाटर को नहीं मिक्स करना है, वाटर में एसिड को मिक्स करना है। तो आई थिंक ये आप जब लैब में करते होंगे तो टीचर आपको हमेशा बोलता होगा कि आपको वाटर में एसिड मिक्स करना है, ना कि एसिड में वाटर। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव हाइड्रोजन आयंस, इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपके बेसिक सॉल्यूशन है क्या इनमें भी हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है? अगर आप यस कहते हैं तो उसका रीजन दीजिए। तो देखो, जो आपके सॉल्यूशंस होंगे जब हम इनको वाटर में बनाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों हमेशा प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो या बेसिक सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है। अगर उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा कहलाएगा, एसिडिक, और वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। और अगर उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन ये ज्यादा है तो वो एज अ बेस रिएक्ट करेगा और वो बेस की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पर जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन होंगे
उसमें हाइड्रोजन आयन भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ किस आयन के ज्यादा होंगे, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन के नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, इसलिए वो हमारा सॉल्यूशन एसिडिक ना होके कैसा हो जाता है, बेसिक। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड with quicklime means कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ये हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर हमारा जो फार्मर है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है। तो देखो ये हमारे सारी चीजें कैसी हैं, बेसिक है, ये आपका सीधे सीधे आपको OH दिख रहा है, बेसिक है, ये आपका वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ये भी आपका वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ये सारे जो कंपाउंड्स है ये कैसे हैं नेचर में, बेसिक। तो अगर फार्मर हमारा बेस वाली चीजें यूज कर रहा है तो इसका रीजन क्या है कि जो सॉइल है, सॉइल की जो एसिडिटी वो क्या है, ज्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि जो एसिड होता है और बेस जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज। अगर कहीं पर एसिड ज्यादा है तो हम उसमें अगर बेस मिला देते हैं तो वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। अगर उसके सॉइल में एसिड ज्यादा है, एसिडिटी ज्यादा है सॉइल की, तो अगर वो बेसिक चीजें ऐड कर देगा तो सॉइल हमारी कैसी हो जाएगी, थोड़ा न्यूट्रल हो जाएगी, यानी उससे एसिड की जो ज्यादा प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और उसकी जो क्रॉप होगी उसके लिए एक जो नॉर्मल मिट्टी का पीएच चाहिए वो उसको मिल जाएगा। तो इसका रीजन आप क्या देंगे कि जो फार्मर है वो इन सारी चीजें इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि जो सॉइल है उसके फार्म की वो कैसी है, ज्यादा एसिडिक हो चुकी है, और तो जो उसके सॉइल का एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ये सारी चीजें यूज कर रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but not categorized as acids. Why? Describe an activity to prove it. क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एल्कोहल है और ग्लूकोज इनमें हाइड्रोजन होता है, फिर भी हम इनको एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं रखते। तो देखो भाई, हमें पता है कि एसिड हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो देखो किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हम उसको एसिड नहीं मान सकते। एसिड होने के लिए हमारी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो हाइड्रोजन आयन दे। ठीक है, तो अब अगर अल्कोहल और ग्लूकोज को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता। अब इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इस सॉल्यूशन में अल्कोहल या ग्लूकोज के सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इट मींस दिस सॉल्यूशन डज नॉट हैव आयंस। ठीक, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? जो आपका डिस्टिल वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्रू कंडक्ट नहीं होती, लेकिन रेन वाटर कंडक्ट करता है। तो देखो जो आपका डिस्टिल वाटर है, तो जब इसका डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, नॉर्मल वाटर को हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू डिस्टिल वाटर में चेंज करते हैं, तो इसमें ना तो कोई एसिड बचता है, ना ही कोई बेस और ना ही कोई सॉल्ट्स। सारी चीजें क्या होती है, इससे अलग हो चुकी होती है। अब जब ना एसिड है, ना सॉल्ट है, ना बेस, तो ये हमारा जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इसमें कोई भी आयंस नहीं होंगे, ना हाइड्रोजन आयन होंगे, ना ही किसी मेटल्स के आयन होंगे, ना ही बेसिस की यानी कि OH आयन होगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो हमारा रेन वाटर है, तो रेन जब एटमॉस्फेयर से आती है तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, CO2 गैस होती है। तो जो वाटर है और CO2 मिलके क्या बना लेते हैं, कार्बोनिक एसिड। ठीक, और जब ये इलेक्ट्रिसिटी से पास होती है तो हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयंस में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये जो आयंस है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो द रीजन इज रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन। ठीक, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इसका आंसर। 7th क्वेश्चन है आपका, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6। जो आपका फ्रेश मिल्क है उसका pH कितना है? 6। हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। ठीक, अभी आपका जो फ्रेश मिल्क है इसका pH कितना दे रखा है? 6। अगर इसको हम कर्ड में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तब इसका pH चेंज होगा, अगर होगा तो कितना होगा? तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, जो फ्रेश मिल्क है ये हमारा कितना है? pH 6। और फ्रेश मिल्क कैसा होता है हमारा? खट्टा तो नहीं होता। जब हम कर्ड में चेंज करते हैं तो ये कैसा हो जाता है? सोर, खट्टा हो जाता है। और खट्टे का मतलब है कैसा होगा नेचर इसका? एसिड, क्योंकि इसमें क्या बन जाता है हमारा? लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बन रहा है, ये हमारा थोड़ा सा सोर हो गया है, तो बट ऑब्वियस इसका pH क्या होगा? लेस देन 6, क्योंकि एसिडिक चीजों का pH क्या होता है? कम होता है, और बेसिक चीजों का pH आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये तो हो गए आपके क्वेश्चंस, उनका एक्सप्लेनेशन जो आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी एक और चैप्टर को लेते हैं और उसमें व्हाई, हाउ, कैसे, क्या होते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के मेन पार्ट्स बनते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।